चलिए साहब, सो बढ़ते हैं हमारे आखिरी चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 5। नाम क्या है, लीगल रीजनिंग। राइट सर, ध्यान से। हमने कहा कि लीगल रूल्स वगैरह जो हैं, लॉ वगैरह जो हैं, उसमें अगर चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमें रीजनिंग करनी पड़ेगी, मतलब इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, और उस लॉजिक के हिसाब से किसी भी सिचुएशन में डील करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर यहां पे बात करी जाए तो आपको दो चीजें यहां पे इस चैप्टर में दी गई हैं। सबसे पहला है लीगल टर्मिनोलॉजी, और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट्स द लीगल मैक्सिम्स। पीछे हमने काफी सारे चैप्टर्स पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा, लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमने पढ़ा। हर जगह पे लीगल वर्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं यूज किए गए, जो कि लैटिन वाले वर्ड्स आपके थे। ठीक है, उन वर्ड्स का इंग्लिश में क्या मतलब निकलता है वो काफी सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसमें तो मतलब समझाने वाली कोई चीज नहीं है, आपको इसको काइंड ऑफ कह सकते हैं कि रट्टाफिकेशन जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर मैं पेज नंबर 140 तक की बात करूं तो, ठीक है, अगर मैं यहां तक की बात करूं तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये लैटिन वाले वर्ड्स हैं, और उसका इंग्लिश में मतलब क्या निकलता है वो आपको बाजू में दिया हुआ है। तो उसमें समझाने वाला कोई पॉइंट जो है वो नहीं आता है। लेकिन फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आता है, जिसको नाम क्या दिया गया है, लीगल रीजनिंग। सर, तो क्या इसके पहले वाला जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है? येस, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट एक्सट्रीमली सॉरी टू से, बट वो वाली चीज को हमें कहीं ना कहीं रटना पड़ेगा। कहीं नहीं कमी आए, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से उस चीज को याद करना पड़ेगा कि अगर कौन सा वर्ड दिया हुआ तो उसका मतलब जो है वो क्या निकलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाइस वर्सा, ठीक है, मतलब अपोजिट होना, ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स होंगे जो कि आपको नए मिलेंगे, काफी सारे वर्ड्स होंगे जो कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, बट उसका इंग्लिश में क्या मतलब निकलता है उसको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हिंट मैं आपको यहाँ पे एक सिंपली दे सकता हूं कि नॉन का मतलब क्या निकलता है, फिर उसके बाद में फिट का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर नहीं हो, या फिर कॉज उसका प्रॉपर नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लिंक लगा के अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट कहीं ना कहीं आपके लिए ये रहने वाला है। ठीक है, बट ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका है वो कौन सा है, लीगल रीजनिंग वाला। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सर हमने ना लॉ पढ़ लिया, हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है, या फिर जितने भी एक्ट आपके दिए गए थे वो एक्ट्स को हमने पढ़ा। अब एक्ट के अंदर कई जगहों पे ऐसा आपको मिलेगा कि क्लियर वाली बातें जो है वो आपको लिख के दी गई है, लेकिन कई बार ऐसा भी मिलेगा कि जो बातें आपको लिख के दी गई हैं वो क्लियर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, डायलेमा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको अपना जो एक्सपीरियंस होगा लॉ वाला, उस एक्सपीरियंस को यूज करना पड़ेगा। आगे चल के फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूं, अभी फिलहाल तो खैर अपने को एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही जवाब होना चाहिए, क्या फिर उसका जवाब नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन। ध्यान से देखिएगा, सब बोले लीगल रीजनिंग जो है वो एक ऐसा तरीका है दैट अ पर्सन यूज टू अप्लाई लॉ टू द फैक्ट्स। जो लॉ है उसको बोले अप्लाई किया जाता है किस चीज के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, इन ऑर्डर टू आंसर द लीगल क्वेश्चंस। अगर बोले कोई भी लीगल क्वेश्चन, लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सामने आता है, लीगल सिचुएशन सामने आती है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो लॉ हम अप्लाई करते हैं उसे नाम दिया जाता है क्या, लीगल रीजनिंग। राइट नाउ गुड लीगल रीजनिंग रिक्वायर द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। गुड लीगल रीजनिंग मतलब अगर आप ये कहें कि मतलब आपको लॉ का अच्छा खासा नॉलेज है और आप किसी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आपका जो आर्ग्यूमेंट है, यानी कि जो भी आप वहां पे बोलना चाह रहे हैं उसको लॉजिकल तरीके से अगर वहां पे अप्लाई कर पाते हैं तो। ठीक है, नाउ इन लीगल रीजनिंग लीगल प्रिंसिपल्स हैव टू बी अप्लाइड टू द गिवन फैक्चुअल सिचुएशन। मतलब कोई भी सिचुएशन एक आपकी जो रहेगी उस पर लॉ का जो प्रिंसिपल रहेगा वो अप्लाई करना पड़ेगा टू अराइव एट द मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन। ये ध्यान से सुनिएगा, सब बोले कोई भी कंक्लूजन अगर कहीं पे निकालना है कि मतलब अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल होगा कि नहीं होगा, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो माना जाए कि नहीं माना जाए, राइट। तो उसके लिए आपको लीगल रीजनिंग जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है साहब, The meaning of the legal rule and how it should be applied are often subject to the multiple interpretation.
व्हेन द मीनिंग ऑफ द लीगल रूल इज एम्बिग्यूअस, जब लॉ है वो क्या है, एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस मतलब सर कंफ्यूजिंग है, चीजें क्लियर नहीं है, वहां पे लॉ में क्या लिखा हुआ उसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए ये बात बोले क्लियर नहीं है। अ पर्सन यूज लीगल रीजनिंग, आप क्या करोगे, अपना दिमाग वहां पे यूज करोगे, अपना लॉ वाला जो दिमाग है उसको आप वहां पे यूज करोगे, जो आप CSEET, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल में पढ़ते हैं और आगे जाके अपने करियर में, अपनी ट्रेनिंग में आप यूज करने वाले हैं, ठीक है, उसको अप्लाई करोगे टू आर्ग्यू फॉर द इंटरप्रिटेशन that they find most convincing or that is most favorable to him. Got the point? ठीक है साहब. Now derive a conclusion from the given statements provided in the question and no deviation from it is allowed. Simply अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पे क्या क्या किया गया है, क्वेश्चंस नीचे में दिए गए, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इंटरप्रेट करना होगा कि सही सॉल्यूशन उसका क्या होना चाहिए और क्या उसका बेस्ट कंक्लूजन जो है वो निकाला जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करूं तो 4 टॉपिक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4 चैप्टर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये हमने एक लीगल प्रिंसिपल जो है वो पढ़ा, कौन से वाला, सब बोले आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, किसकी बात करता है, सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, राइट। अब मान लीजिए कि एक आपको सिचुएशन दी गई, सिचुएशन में क्या बताया गया कि सर मिस्टर सिन्हा नाम का एक फेमस इंग्लिश राइटर है, क्या है, इंग्लिश राइटर है, एंड ओरेटर क्रिटिसाइज्ड अनदर नॉवेलिस्ट मिस्टर राहुल। अरे बाप रे, मिस्टर सिन्हा नाम का एक बंदा है जो कि अच्छा खासा इंग्लिश का क्या है, राइटर है और ओरेटर भी है, मतलब कहीं पे वो स्पीच वगैरह जो है वो सब देता है। उसने क्या किया, एक दूसरे नॉवेलिस्ट को क्रिटिसाइज किया और क्या कहा, द नॉवेल ऑफ मिस्टर राहुल इज इर्रेशनल, बोले वो तो बकवास है, ठीक है, एंड इनडिसेंट, इनडिसेंट है, हिज माइंड इज इम्प्योर। अरे बाप रे, बोले राहुल का दिमाग जो है वो क्या है, इम्प्योर है, ही इज अ लूज, अरे बाप रे बाप, कैरेक्टर पे बात कर दी, लूज कैरेक्टर है, बोले ही शुड राइट द डिसेंट एंड द गुड नॉवेल, ऐसा उसके बारे में बोला गया। अब ध्यान से सुनिएगा सब, बोले अगर आपने नॉर्मली यहां पे एक पॉइंट बोला क्या कि आपको बोले अच्छी नॉवेल यहां पे लिखनी चाहिए, बात समझ में आई सर, आपका ओपिनियन जो है वो हमें समझ में आ गया, लेकिन आप ये क्या बात करो यहां पे, ये क्या चीज है यहां पे सर कि कैरेक्टर जो है वो लूज है यहां पे, राइट। तो ध्यान से आपको यहां पे डिसाइड करना है, मतलब आपको 4 ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि चारों में से सही ऑप्शन क्या रहना चाहिए। ध्यान से, कैन मिस्टर राहुल बी सूड फॉर डिफेमेशन, मिस्टर राहुल बी सूड फॉर डिफेमेशन, मिस्टर राहुल को क्यों वो करेंगे भाई, क्रिटिसाइज्ड अनदर नॉवलिस्ट, मिस्टर सिन्हा होना चाहिए ना, मिस्टर सिन्हा को ये करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही यहां पे गलत हो गया, बट स्टिल ठीक है। बोले क्या मिस्टर सिन्हा, क्या सिन्हा के अगेंस्ट में केस किया जाना चाहिए क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए, ही इज नॉट लाइबल बिकॉज ही हैज जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यूज। सर ये क्या तरीका हुआ पर्सनल व्यूज बताने का, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा मतलब आप किसी के बारे में मुंह उठा के कुछ भी बोल दोगे। दूसरा, ही इज लाइबल टू बी सूड फॉर डिफेमेशन इन हिज स्टेटमेंट वाज नॉट ट्रू और सेड इन द, यस सर, बी शुड बी द ऑप्शन। अगर आपने, सर आप लूज कैरेक्टर की बात कैसे कर रहे हो सर सामने वाले के बारे में, हाँ अगर सच बोल रहे होंगे तो अलग बात होगी, लेकिन अगर आपने ये झूठ बोला है और अगर आपने गलत इंटेंशन के साथ में ऐसी बात बोली है तो आपके अगेंस्ट में केस हो सकता है। फिर ही कैन नॉट बी लाइबल बिकॉज ही हैज फंडामेंटल, नहीं ना साहब, इतना भी फंडामेंटल राइट नहीं कि आप दूसरे की बैंड बजा दो, राइट। एंड ही कैन नॉट बी सूड बिकॉज बोथ आर द राइटर, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, नहीं साहब ऐसा भी नहीं है, और क्रिटिसाइज करने का भी तरीका होता है सर। आप ये बोल सकते हो कि उसकी जो बुक है उसमें काफी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, समझ में आता है, लेकिन किसी के कैरेक्टर के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, किसी के माइंड को आप इम्प्योर बोल रहे हो, चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा एक प्रिंसिपल किस चीज के बारे में है, ये अगेन आपका फंडामेंटल राइट का आ गया, एवरी सिटीजन हैज फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ सर ये पता है हमको, ये हमने पढ़ा है कि ट्रेड और प्रोफेशन जो है उसको हम कर सकते हैं परस्यू, लेकिन एक फैक्चुअल सिचुएशन आपको दी गई, क्या कहा गया, सबले इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय ICSI, ठीक है, पास्ड बाय ICSI प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम प्रैक्टिस
the profession of company secretary unless such person pass the company secretary course and hold a certificate of practice from ICSI. Mr. Manoj एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास, ऐसा बंदा जिसने क्या पास किया है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को पास किया है, स्टूडेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स चैलेंजेस द बैन। अरे नहीं ना साहब, ऐसा थोड़ी होता है। माना कि बोले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या कहा गया है, कहा गया कि हम कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन जो इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो डिग्री चाहिए, उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो तो होनी चाहिए ना। अगर कोई बंदा बीकॉम पास करके है और वो बंदा ये कहे कि मैं लोगों को इंजेक्शन लगाऊंगा, चलेगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे जब आपने उस चीज का नॉलेज, जो क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अगर आप सही में ये कहना चाहते हो कि आपको कोई चीज का नॉलेज है, तो आपको वो रिस्पेक्टिव डिग्री जो है उसको हासिल करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो अगर नॉर्मली यहां पे देखेंगे, डिसाइड करने की बात करेंगे, तो डिसीजन आपको पता है भाई साहब कि आईसीएसआई जो है वो ऐसा रिस्ट्रिक्शन वहां पे डाल सकता है क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के फेवर में है। ठीक है, तो ध्यान से 4 ऑप्शन। आईसीएसआई हैज अ सुपीरियर राइट टू बैन, छोड़ दो एक बार। द बैन इज जस्टिफाइड एज द राइट ऑफ मिस्टर मनोज टू कैरी हिज प्रोफेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, or the ban is not justified as ICSI cannot deprive any person. Sir, C option नहीं रहेगा, Mr. to carry his profession is not absolute, as a right is not absolute. B option हो सकता है या फिर A option आपका यहाँ पे हो सकता है। most suitable आंसर की बात अगर की जाए तो A should be the option। क्यों? सर ICSI के पास में इस बात का अधिकार है कि वो डिसाइड करेगा कि कब एक बंदे को प्रैक्टिस करना अलाउ किया जाए और कब ना किया जाए। ये अधिकार कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 जो है उसके हिसाब से उसको दिया गया है। अंडरस्टूड? ठीक है सर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रिंसिपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को लेके सर कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है विच द लॉ विल इन्फोर्स। ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट बाय द पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये सर हमने पहले पढ़ा हुआ है लीगल प्रिंसिपल। ठीक है साहब, लेकिन फैक्ट्स की बात करते हैं। सर बोले मिस्टर राजा नाम का एक बंदा है, उसने मिस्टर राम को बोला कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूं और तुम अपनी कार मुझे दे दो। ठीक है, मिस्टर राम ने कहा नहीं दूंगा, मिस्टर राम ने मना कर दिया। सब्सिक्वेंटली बाद में मिस्टर राजा थ्रेटन टू किल मिस्टर राम। अरे बाप रे, उसने क्या कहा? उसने कहा कि दे रहा है कि गोली मार दूं। ठीक है, एंड मिस्टर राम एग्रीड टू सेल। ये चलेगा क्या? नहीं ना साहब, फ्री कंसेंट कहां पे हुआ? इंटरप्रिटेशन एकदम सिंपल वाला। क्या यहां पे मैं कह सकता हूं कि सामने वाले को थ्रेटन किया गया मतलब कोअर्जन किया गया? बोले हाँ सर। तो इसके हिसाब से द राज सूट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट विल सक्सीड। राजा वॉज ऑफरिंग, नहीं ये गलत हो गया। बाइंग सेलिंग गलत हो गया, बिकॉज बोथ द प्राइवेट गलत हो गया। विल फेल, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, वाई? बिकॉज मिस्टर राम वॉज फोर्स टू एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट नहीं था सामने वाले बंदे का। अंडरस्टूड? ठीक है साहब। चौथा क्वेश्चन, लीगल प्रिंसिपल क्या है? लीगल प्रिंसिपल वापस से सेम हो गई है, एकदम सेम प्रिंसिपल यहां पे आपको दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पे फैक्ट्स की बात करते हैं। सर मिस्टर जॉय अ यंग बॉय ऑफ 27 ईयर, 27 साल का है, मतलब कि क्या हो गया? मेजर है भाई। ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई पैसा नहीं लिया बोले उस बंदे ने, कोई पैसा नहीं, विदाउट एनी कंसिडरेशन एग्रीज टू गिव मिस्टर जूली ₹10,000। वो जूली को 10,000 रुपए देने को तैयार है। मिस्टर जॉय फेल टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। बराबर, उसने प्रॉमिस किया था और वो बाद में उसको निभाता नहीं है। मिस जूली सूज मिस्टर जॉय फॉर द अमाउंट। क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं ना साहब, सामने वाला बंदा अपने विल से पैसे देने की बात कर रहा था। अब इसमें क्या सामने से कोई रेसिप्रोकल कंसिडरेशन आ रहा था क्या? नहीं था कोई रेसिप्रोकल कंसिडरेशन। तो जब प्रॉमिस ही नहीं हुआ तो क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना? बिल्कुल भी नहीं बना साहब। ठीक है, तो आंसर क्या रहना चाहिए? मिस जूली विल सक्सीड, नो। will fail as the agreement is without consideration. B will be the right answer. Succeed नहीं हो पाएगी वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लीगल प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये लॉ ऐसा कहता है, लेकिन सर एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि बोले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, एंड इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें क्या हो गया? डेडलॉक हो गया। अरे बाप रे बाप,
उसमें डेडलॉक हो चुका है, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड मिस्टर आदर्श एज जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड मिस्टर गर्ग अपॉइंटेड एज जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे नहीं कर सकते ना साहब, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते अपॉइंट, कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान से, क्या इसको वैलिड माना जाएगा? नहीं, इट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब सी इसका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है, तो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास कैसे चली जाएगी भाई साहब? गॉट द पॉइंट? डन। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल प्रिंसिपल क्या है? वायलेशन ऑफ लीगल राइट विथ और विदाउट डैमेज गिव्स अ राइज टू अ टॉर्ट। ये लॉ में हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा था, राइट? हाँ सर। लेकिन एक सेकंड, फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? सो बोले मिस्टर केतन नाम का एक बंदा है, एस्टेब्लिशेस अ कोचिंग क्लासेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए एक क्लासेस जो है वो उसने एस्टेब्लिश करी, एंड 10,000 रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस के तौर पे चार्ज करता है, ठीक है साहब। नाउ मिस्टर केतन्स नेबर मिस्टर कालिया, उसने भी क्या कर दिया? सेम चीज के लिए क्लासेस जो है उसको एस्टेब्लिश किया, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया? कंपटीशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन जो मिस्टर केतन है उसको प्राइस कम करना पड़ा, 10,000 से कितने पे आ गया? 7,000 पे। तो क्या जो केतन है वो ये कह सकता है कि मुझे 3,000 रुपए का आपने नुकसान करवा दिया? ये बात हम पहले भी कर चुके थे क्या सर? यहां आपको कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ है, आप इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। नो केतन हैज रिड्यूस द फीस ऑन हिज ओन, ये इसका सीधा सीधा क्या रहेगा? आंसर रहेगा, या फिर नहीं, सी विल बी द राइट आंसर। क्यों? बिकॉज दो देर वॉज डैमेज देर वॉज नो लीगल इंजरी, सी विल बी द राइट आंसर। अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के बारे में यहां पे बात करूं तो सी क्या रहेगा आपका? ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका रहेगा। गॉट इट? डन, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, सब बोले अगर कंपनी की बात की जाए, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। तो सिचुएशन आपको दी गई है, सिचुएशन है कि सर एक ऐसी कंपनी है जो कि ये एक्ट के हिसाब से बनी, दूसरा एक एलएलपी है जो कि ये एक्ट के हिसाब से बनी, तीसरा एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि पार्टनरशिप फर्म 1932 होना चाहिए यहां पे 1832 की जगह पे, ठीक है, उसके हिसाब से बनी, और एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि ये वाले एक्ट के हिसाब से बना। तो कौन सी चीज को कंपनी कहा जाएगा? सिर्फ ओनली वन, बराबर है, दिस विल बी कॉल्ड एज कंपनी, बाकी कंपनी नहीं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है सर, लॉ में लिखा हुआ है। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ मास्टर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। यस सर, विकेरियस लाइबिलिटी पढ़ा है हमने। फैक्ट देखिए क्या कहते हैं। सब एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो कि एक एनबीएफसी है, इज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। नाउ मिस्टर श्याम अपॉइंटेड एज ऑथराइज्ड एजेंट बाय द कंपनी टू कलेक्ट द डिपॉजिट मनी फ्रॉम सेवरल पीपल ऑन द डेली बेसिस। अब कंपनी के हाथ या पैर तो होते नहीं है, किसी ह्यूमन बीइंग को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको अपॉइंट किया गया जो कि क्या करेगा? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मिस्टर श्याम कलेक्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पीपल ऑन डेली बेसिस, वन डे हिज डिसअपियर्ड। अरे बाप रे, पैसा लेके गायब हो गया। वन मिस श्यामली हु हैड बीन हैंडिंग ओवर हर डिपॉजिट मनी टू मिस्टर श्याम फाउंड दैट नियरली for a month before his disappearance he was not depositing her money at all. Miss Shamli, when approached the ABC Limited, the NBFC took the stand that Mr. Sham was not its employee, he is his agent and therefore ABC Limited is not responsible for his misconduct. अरे थोड़ी ऐसा थोड़ी होता सर, लोग उस बंदे को थोड़ी जानते हैं, लोग तो कंपनी को जानते हैं। भाई साहब, लोग क्या सोचते हैं कि ये कंपनी में पैसा लगाऊं तो ठीक रहेगा, इस कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा। आज अगर मैं आपको ये बोलूं कि पैसा आपको आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट करना है या फिर यस बैंक में डिपॉजिट करना है, आपका जवाब क्या आएगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हालांकि यस बैंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काफी सारे जो लोग रहेंगे कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे क्योंकि वहां अभी अभी थोड़ा बहुत पंगा जो है वो हुआ था। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इस केस में लाइबिलिटी किसकी रहेगी भाई साहब? इसकी रहेगी, ठीक है। शामली की तो होने की सवाल ही पैदा नहीं होता, ये भी नहीं होता। शाम की लाइबिलिटी आ सकती है, वो अलग बात है, बट एबीसी लिमिटेड जो है वो अपनी लाइबिलिटी से यहां इग्नोर नहीं कर सकते कि भैया वो तुम्हारे यहां पे था ही नहीं करके।
ये पैसा किसको चुकाना पड़ेगा? कंपनी को चुकाना पड़ेगा। गॉट इट? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये फैक्ट है, ठीक है। नाउ फैक्चुअल सिचुएशन, मिस्टर राम सिंह इज सिटिंग मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड एज recommendation of the Prime Minister of India, President appointed Mr. Ram Singh as Minister for the Ministry of Education। ठीक है, सवाल ये है कि क्या ये जो अपॉइंटमेंट है क्या ये वैलिड है कि नहीं है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या हुआ है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट किसने किया है? प्रेसिडेंट किया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉइंट ये आ सकता है, नहीं, ठीक है, यस विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। यस सर, हमें पता है इसके बारे में। फॉर विच द रेमेडी इन द कॉमन लॉ इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मतलब नॉन क्वांटिफाइड डैमेज जो है वो क्लेम किए जा सकते हैं, एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ये हमने लॉ में पढ़ा है सर। फैक्चुअल सिचुएशन, मिस्टर सुनील हैज 6 पेट डॉग्स। 6 क्या है उसके पास में? पालतू कुत्ते हैं। विच आर वेरी फ्यूरियस, मतलब भौंकते बहुत हैं और खतरनाक टाइप के हैं, ठीक है। मिस्टर सुरेंदर in his next door neighbor and feels that he is not able to enjoy his property due to the presence of the large number of dogs in the adjacent house। अरे सर, मेरे घर में है, एक्सट्रीमली सॉरी, कांट हेल्प इट आउट। उसके लिए अगर आपको तकलीफ होती होगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर मैं आपके घर पे छोड़ता हूँ, अगर मैं जानबूझ के उनको बोलता हूँ कि आपके यहाँ पे तकलीफ क्रिएट करे, तो अलग बात हो गई, ठीक है। ही इज कंटेम्पलेटिंग इनिशिएटिंग अ लीगल एक्शन। तो क्या ऐसा कर सकता है क्या? नहीं साहब, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इनिशिएट एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं दोनों के बीच में, टॉट था ये, तो टॉट की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, नहीं साहब, इसकी बात भी आप नहीं कर सकते हो। अगर नेबर के यहाँ पे कुत्ता है सर, जो कि रखना लॉ अलाउ करता है, अगर शेर होता तो अलग बात है। अगर डॉग रखे हुए हैं और उसका नेचर अगर खराब होगा तो कांट हेल्प इट आउट सर, ठीक है। फिर उसके बाद इनिशिएट क्रिमिनल नहीं कर सकते साहब। हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, नॉट बी सक्सेसफुल एज मिस्टर सुनील, राइट। डी जो रहेगा वो यहां पे सिरे सीधा ऑप्शन आपका आ जाएगा। 11 वाला, कॉजिंग डैमेज हाउएवर सब्सटेंशियल, कितना भी बड़ा हो, टू अनदर पर्सन इज नॉट एक्शनेबल अगर आपके पास में लीगल राइट नहीं है तो, लॉ ऑफ टॉट में अगेन, ठीक है। फैक्ट क्या है? मिस्टर नंदन ओपनड अ पेट्रोल पंप नेक्स्ट टू अर्लियर। सर इसका आंसर पता अपने को, इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। बी विल बी द आंसर, क्लेम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, even where there is infringement of the legal right which does not result in harm, plaintiff can still sue in the tort। yes sir, injuria sine damnum, right। situation क्या है? cattle owned by Mr. Vinay entered the field of Mr. Vipin and roamed about freely for considerable time, काफी टाइम तक वो वहां पे घूमता रहा, without causing any kind of loss, ठीक है। now Mr. Vijay did not like Mr. Vipin and thought of initiating the legal action against him using this opportunity। क्या ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। ट्रेस पासिंग हो गई, आपका जो क्या बोलेंगे, जो भी पशु होगा आपका पालतू वाला, वो मेरे प्रॉपर्टी में क्या कर रहा था? घूम रहा था, ठीक है। नुकसान हो या ना हो, बट क्या हो गई वहां पे? काइंड ऑफ ट्रेस पासिंग हो गई। सक्सीड बिकॉज हिज लीगल राइट वॉज इन्फ्रिंज्ड, मेरी प्रॉपर्टी पे आपका जानवर क्या कर रहा भाई साहब, ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 13 वाला पॉइंट, नॉर्मली द टॉट फीजर, जिसने टॉट किया होगा, इज लाइबल फॉर हिज टॉट, बट इन सम केसेस अ पर्सन मे बी हेल्ड लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय द अनदर, विकेरियस लाइबिलिटी वंस अगेन, ठीक है। सिचुएशन क्या है? मिस्टर राहुल्स कार वॉज बींग ड्रिवन बाय हिज ड्राइवर, कौन चला रहा था? ड्राइवर चला रहा था। व्हेन इट हिट अ पेडेस्ट्रियन एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पेडेस्ट्रियन सफर्ड हेवी इंजरी, ठीक है, उसको क्या हो गई? इंजरी हो गई। He brought a legal action against Mr. Rahul because the car belonged to him and the driver was employed by him. The legal action will, yes sir, it will succeed। क्यों सर? सर्वेंट अगर काम कर रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? मास्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा बिकॉज ऑफ द विकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है। ये नहीं होगा, ये वाला सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? डन। नेक्स्ट 14 वाला,
द डिफेंडेंट इज लाइबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड. हाउ सर? एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ रेलैंड एंड फ्लेचर वाले में अपन ने पढ़ा था. इसके हिसाब से फैक्चुअल सिचुएशन सॉरी, मिस्टर कुंदन हैड स्टोर्ड केमिकल ऑन हिज लैंड. केमिकल स्टोर किया था ऑन हिज लैंड विच एस्केप्ड एंड कॉज्ड डैमेज टू द एडजेसेंट प्रॉपर्टी, वन ऑफ विच बिलोंग टू मिस्टर अंकित एंड मिस्टर अंकित. यस सर, वो कर सकता है सर, वो सीधा सीधा केस वहां पे कर सकता है बिकॉज स्टोरिंग द केमिकल इज नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड. अंडरस्टूड द पॉइंट? या फिर एक सेकेंड, ठीक है, बिकॉज अंकित शुड हैव टेकन, हाँ, बी विल बी द राइट आंसर. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 वाला, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया. मतलब गिल्टी माइंड का क्या है, ये एक्सेप्शन है. भले ही आपकी गलती थी या फिर नहीं थी, फिर भी आपकी वहां पे क्या आ सकती है, लायबिलिटी आ सकती है. सिचुएशन क्या है, बी नाम का एक बंदा है जो कि एक मिल का मालिक है. उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया who were apparently competent to construct, he was competent to construct a reservoir on his land to provide water for his mill. There were old disused mining shaft. अरे सर, ये तो सेम केस है सर, सेम केस है, ठीक है. अंडर द साइट ऑफ द रिजर्वायर विच द कॉन्ट्रैक्टर फेल्ड टू ऑब्जर्व बिकॉज दे वर फिल्ड विद द अर्थ. ठीक है. नाउ द कॉन्ट्रैक्टर therefore did not block them. When the water was filled in the reservoir, it burst through the shaft and flooded the plaintiff's coal mine on the adjoining land. It was found as a fact that B did not know of the shaft and had not been negligent. सवाल ये है कि क्या यहाँ पे बी को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? यस सर, माना जाएगा. रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में सेम बात जो है वो डिसाइड हुई थी. ठीक है. तो has been negligible, B will be held liable for the losses suffered by the plaintiff. A will be the right answer. ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. Done. Next point, consent of the plaintiff is an exception to the rule of strict liability. बिल्कुल साहब, अगर प्लेंटिफ यानी कि जिसके अगेंस्ट में काम हुआ है, जिसका डैमेज हुआ है, अगर उसके कंसेंट से काम किया गया था तो ऐसे केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं आएगी. बिल्कुल. इसका फैक्चुअल सिचुएशन क्या कहता है? सब बोले जगदीश नाम का एक बंदा है, was subjected to a risk owing to a defect in the machinery at the factory at which he was employed. ठीक है. Now he complained of this to the person who had the general management of the business. मतलब मैनेजर को जाके उसने बताया था ये चीज. ठीक है. But was told nevertheless to go on with his work. He did so and sustained the injury for which he brought his action against the factory. सो ये थोड़ा सा डायलेमा वाला पॉइंट हो गया. यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया. सबसे पहली बार कहानी क्या है, जगदीश नाम का एक वर्कर है जो किसी मशीन पे काम करता था और उसको ये पता चला कि उस मशीन पे कुछ डिफॉल्ट है जिसकी वजह से शायद कुछ ना कुछ इंजरी जो है वो हो सकती है. उसने जाके मैनेजर को बताया. मैनेजर ने कहा कुछ नहीं होता, जाके काम करो, सब ठीक हो जाएगा. बराबर है. उसने काम किया और इंजरी हो गई. तो अब सवाल यह है कि क्या मिस्टर जगदीश जो है वो कंपनी के अगेंस्ट में या फिर मैनेजर के अगेंस्ट में केस कर सकता है क्या? तो ध्यान से देखिएगा. द सूट विल फेल बिकॉज इट मस्ट बी एज्यूम्ड दैट ही हैज असेंटेड टू टेक अपॉन हिमसेल्फ द रिस्क. पहला ऑप्शन. दूसरा, द सूट विल सक्सीड बिकॉज जगदीश हैज हाईलाइटेड द रिस्क टू द फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड हिज रिफ्यूजल टू वर्क माइट हैव लेड टू हिज टर्मिनेशन. तीसरा, the suit will fail because Mr. Jagdish should have stopped working at the factory if the management had refused to address his concern regarding the safety. And last one, the suit will succeed because in the suit between an employer and employee, the employee is favored. अरे नहीं ना साहब, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा. B will be the answer. B will be the answer. सर मैंने आपको आके बता दिया था, उसके बावजूद आपने मेरे को ये बोला कि काम करना पड़ेगा. ठीक है. अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्लेंटिफ का वहां पे एसेंट नहीं है. प्लेंटिफ अपनी मजबूरी में वो काम वहां पे कर रहा है, उसको जबरदस्ती वहां पे बोला गया कि जाके काम कर करके. हाँ, अगर ऑप्शन वहां पे दिया जाता तो वो अलग बात हो जाती. ठीक है. तो उसके हिसाब से आंसर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट अगला वाला 17 वाला, फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय द पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑल द अदर पार्टनर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. बिल्कुल साहब. फैक्चुअल सिचुएशन देखिए. बोले ए, बी और सी तीन लोग मिला के चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फॉर्म जो है वो चलाते थे. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू सॉलिसिट वर्क
फ्रॉम अ बिग बैंक, मतलब एक बड़े बैंक से काम लेने के लिए, वन ऑफ थ्री पार्टनर्स ब्राइब्ड द बैंक्स सीनियर मैनेजर, तीनों में से किसी एक ने क्या किया, ब्राइब दिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिश्वत दी, एंड इंड्यूस्ड हिम टू हैंड ओवर द ऑडिटर वर्क। तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? यस सर। ऑल ऑफ द पार्टनर्स विल बी लाइबल, तीनों रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट, द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, कैन क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द टॉर्शियस लाइबिलिटी ओनली इन द केसेस ऑफ सॉवरेन फंक्शन, अदरवाइज नॉट। ये सर ये हमने पढ़ा था, इंडिया में ये पॉइंट था कि अगर सॉवरेन फंक्शन होगा तो ऐसे केस में आपको टॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया होगा। बट अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन का होगा तो ऐसे केस में जो वहां पे आपके सर्वेंट ने किया होगा, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया होगा, उसके लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सिचुएशन देखिए क्या दिया गया, चंद्रा एंड हिज फादर गोपाल वर लॉज्ड इन अ जेल wherein one day bombs were hurled at them by their rivals। अरे बाप रे बाप, मतलब दो गुंडे टाइप के लोग थे, ठीक है, और उनके जो राइवल थे उन्होंने जेल में क्या किए, बॉम्ब प्लांट कर दिए, causing the death of Gopal and injuries Chandra। The victim were having previous knowledge of the impending attack, उनको पता था इस चीज के बारे में कि ऐसा अटैक हो सकता है, which they conveyed to the authorities, but no additional security was provided to them। On the contrary, there was gross negligence since there was a great relaxation in the number of policemen who were to guard the jail on that fateful day, sorry। Thus, on the ground of the negligence, a suit was filed, Chandra against the government। The suit will, yes sir, it will succeed, इट विल सक्सीड। सर आपका जो पुलिस वहां पे जो आपका ऑफिस है, पुलिस ऑफिस जो आपका होगा या जो भी आपका जेल होगा, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको उस चीज को निभाना चाहिए। मतलब जेल जैसी जगह जो है अगर वो सुरक्षित नहीं है तो पूरा का पूरा कंट्री कहां से सुरक्षित हो जाएगा। गॉट इट? तो ध्यान से भाई साहब, बिकॉज देयर वाज ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट, यस बोल सकते हैं, फेल की तो बात ही मत करो। दूसरा, सक्सीड बिकॉज सिक्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट अ सॉवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट, नहीं ऐसा नहीं है। फेल बिकॉज द स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एनी वे इफ द पीपल लूज लाइफ बिकॉज ऑफ, नहीं साहब ऐसा भी नहीं है। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ए वाला, बिकॉज देयर वाज ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। और ये सॉवरेन वाला काम है सर, मतलब ये तो आपको देखना पड़ेगा कंट्री के क्या बोलेंगे, कंट्री के रिस्पेक्ट में ये काम जो है वो तो आपको कम से कम देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 12 बात करता है स्टेट के बारे में और कहता है स्टेट में कौन कौन आता है, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल द लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आता है। ठीक है साहब। नाउ मिस्टर अरविंद इज एम्प्लॉयड विद ONGC, ठीक है, ही फेसेस डिस्क्रिमिनेशन एट अ वर्क एट द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड थिंक्स दैट हिज राइट टू इक्वालिटी इज वायलेटेड। ठीक है, he contemplates moving a writ petition against the ONGC, but his colleague suggested that Mr. Arvind will not succeed because ONGC is not a state। right? आंसर देखिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से, ONGC state as per article 12, या फिर ये will not succeed, it cannot be brought against the company, ये गलत है। not because its shares are listed, ये भी गलत है। is not a state, सर नहीं ये भी गलत है। ये आपका यहाँ पे सही रहेगा, ये ध्यान से सुनिएगा, क्यों सही रहेगा, बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ONGC की बात अगर आप करोगे तो ये कौन सी कंपनी है साहब, सब बोले ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी। अगर ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी है मतलब काइंड ऑफ इट इज एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो ONGC जो है वो स्टेट है तो वो रिस्पॉन्सिबल यहां पे रहेगा। गॉट इट? डन। नेक्स्ट 20th, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, मतलब जो करंट लॉ है उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई पुराने जमाने का था उसके हिसाब से आज सजा देने की बात जो है वो आप नहीं करेंगे। ऐसा लॉ जो आज की डेट में क्या हो चुका है, एबोलिश हो चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फैक्चुअल सिचुएशन क्या हुई भाई साहब, मिस चांदनी हैड एन ऑल्टरकेशन विद हर क्लासमेट इन हर कॉलेज and in the heat of the moment she hurled a racist abuse at her classmate and her classmate was deeply offended by it,
मिस चांदनी हैड लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट, उसने माफी भी मांग ली. इन नेक्स्ट फ्यू मंथ अ लॉ वाज पास्ड. आफ्टर सम टाइम अ लॉ वाज पास्ड व्हिच मेड रेसिस्ट अब्यूज पनिशेबल. ठीक है. Aware of the fact that the law of limitation does not apply to the criminal act, she moved an application to the court to initiate the criminal action against Miss Chandani for resist abuse. The classmate application will be denied. So क्यों denied? अरे सर, जिस टाइम पे ऑफेंस किया था क्या उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ था? नहीं सर. जब उस टाइम पे वो लॉ था ही नहीं तो आप कैसे फिर ये चीज की बात कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा. Was not punishable when it was heard. This will be the right answer. Apart from that, ये नहीं होगा. फिर succeed because law of limitation, नहीं, ये भी नहीं होगा. Fail because it was not a serious offense, ये भी नहीं होगा. ठीक है. सबसे पहला वाला जो है ये यहाँ पे कारण रहेगा कि सर जिस टाइम पे वो किया गया था उस टाइम पे वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं हुआ करता था. एक बार लॉ बन गया है, सबको पता चल गया है कि सर ऐसा करना पनिशेबल ऑफेंस है, उसके बाद में कोई नहीं करेगा ना साहब. पहले तुमने कांड कर लिया है, फिर उसके बाद में लॉ बना दिया, फिर तो कोई भी काम के लिए लॉ बन जाएगा. अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ऐसा नहीं हो सकता. ए विल बी द राइट आंसर. चलिए सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द 21. नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू द पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस. सेम पॉइंट है. मतलब पेनल्टी जो है कितनी होनी चाहिए? जितनी उस टाइम के लॉ में लिखी हुई है. फैक्चुअल सिचुएशन क्या है भाई साहब? अ पर्सन वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग. किसी के साथ में धोखाधड़ी की गई, उसका इल्जाम जो है, एक्यूजेशन जो है उसके ऊपर लगा. एंड बिफोर ही वॉज अरेस्टेड, इसके पहले उसको अरेस्ट किया जाता एंड कमिटेड टू ट्रायल फॉर इट, द लॉ रिलेटिंग टू चीटिंग वॉज चेंज्ड एंड द पनिशमेंट फॉर इट वॉज इंक्रीज्ड टू द लाइफ. उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया. द पर्सन वॉज फाउंड गिल्टी एंड सेंटेंस. नहीं ना सर, नहीं कर सकते ना. जिस टाइम पे चीटिंग किया था, जिस टाइम पे वो इल्जाम लगा हुआ है, उस टाइम पे फाइन की बात की गई थी, तो फाइन ही लग सकता है, उसके ऊपर जाने की बात आप नहीं कर सकते. गॉट इट? डन. बिकॉज पनिशमेंट ऑफ चीटिंग वॉज इंक्रीज्ड बिफोर हिज ट्रायल बिगिन. चैलेंज, हाँ चैलेंज कर सकता है. बिकॉज पनिशमेंट फॉर चीटिंग वॉज नॉट लाइफ व्हेन ही कमिटेड इट. उस टाइम पे ऐसा नहीं था. तो बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, बट पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल साहब, ये बात हमने पहले पढ़ी थी. अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, फैक्चुअल सिचुएशन क्या है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच हैज द इफेक्ट ऑफ कर्बिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को खत्म करने की बात कर रहे हैं अमेंडमेंट के जरिए. ठीक है. द एक्ट हैज बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय ग्रुप ऑफ एनजीओ एंड पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द चैलेंज विल सक्सीड सर. अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो ऐसे केस में न्याय तो मतलब रहेगा ही नहीं, फिर कुछ भी काम होगा फिर वहां पे सर. ऐसे केस में तो न्याय जो है वो रहेगा ही नहीं और कुछ भी काम होंगे. गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से, सक्सीड बिकॉज एनी अमेंडमेंट दैट कंप्राइज द इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. दूसरा, बिकॉज पार्लियामेंट हैज, नहीं साहब नहीं है. सक्सीड बिकॉज द अमेंडमेंट वॉज नॉट ब्रॉट टू द पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ द सुप्रीम. ना, फेल ना. ठीक है. ए विल बी द राइट आंसर. गॉट इट? डन. ठीक है. चलिए साहब, लेट्स मूव फर्दर. 23rd वाला, बोले डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर. ये हमने पहले पढ़ा है. नाउ फैक्चुअल सिचुएशन एक आपके सामने दी गई है कि मिस्टर सुमित वर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउ. गौ रक्षा जो है, गौ रक्षा, उसके लिए काम करता है बंदा. ही हैज कम टू नो दैट इन सम स्टेट स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज परमिसिबल अंडर द लॉ. कुछ स्टेट्स में ऐसा अलाउड है बोले, जैसे केरला में अगर आप बात करेंगे तो वहां पे बीफ मिलता है. आई हैव हर्ड दैट. नाउ ही आल्सो नो दैट वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉल अपॉन द स्टेट टू प्रोहिबिट द काउ स्लॉटर. ठीक है. मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो हमारी क्या बोलते हैं गौ माता है उसके स्लॉटर को रोका जा सकता है और उसके लिए स्टेट के पास में जाया जा सकता है. Based on this, Mr. Sumit approached the Supreme Court for getting direction to the states to enact anti-cow slaughtering law
his petition will succeeds because it says that the state should take step to prevent the cow slaughter. No. Fail because it cannot be enforced by the court. Fail because only a section of Indian population hold the cow as sacred and its view cannot be forced on the other. Succeed because law is contravention of DSP are unconstitutional. B will be the right answer. क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा बोला नॉन जस्टिसाइबल इन नेचर है, बराबर है। अगर फंडामेंटल राइट होता तो बोले बात आपकी अलग हो जाती। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो वो क्या नहीं है, वो जस्टिस के हिसाब से उस चीज को लिया नहीं जा सकता। गॉट इट? डन। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल प्रिंसिपल 24th वाले में, द राइट ऑफ ऑल द सिटीजन्स टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन इज अ फंडामेंटल राइट, जो हमने CS वाले में पढ़ा था वही वाला। लेकिन ध्यान से एक फैक्चुअल सिचुएशन दी गई है, ड्यू टू लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट even a person with the good knowledge of law cannot appear in the court as a lawyer unless he has a law degree। अरे सर सही बात है ना, जैसा CS वाले केस में हुआ था वैसा ही यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। From a recognized university and fulfill the other mandatory condition. Now due to this Mr. Dinesh is not able to appear in the court and believe that the government is denying him of his fundamental right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or the business। सिंपल सी बात वही वाली कि सर अगर आपके पास में प्रॉपर डिग्री नहीं है तो क्या आप डॉक्टर का काम कर पाएंगे? पता लगा किसी का भी आप पूरा पेट खोल के बैठ गए, बोले इसका तो आज बोले अपेंडिक्स का ऑपरेशन तेरा भाई करेगा, चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। डन। तो अकॉर्डिंगली आप आंसर कर लीजिएगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 25 सब बोले आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14 जो इक्वलिटी की बात करता है उसमें बोले बहुत सारी बातें लिखी हुई है, हमने पढ़ा है पहले भी, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके हिसाब से फैक्चुअल सिचुएशन देखिए क्या कहता है, ड्यू टू द ग्रोइंग मीनेंस ऑफ द टेररिज्म इन द कंट्री द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हैव अ न्यू सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ फॉर द टेररिस्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। आतंकवादियों के लिए एक बहुत ही खतरनाक वाला जो लॉ है वो यहां पे बनाया गया। नाउ फॉरेन टेररिस्ट कैप्चर्ड बाय द पुलिस एंड सब्जेक्टेड टू द न्यू लॉ क्लेम दैट हिज राइट्स अंडर आर्टिकल 14 वर वायलेटेड। वो क्या कहता है, बोले मेरे जो राइट हैं आर्टिकल 14। अरे सर एक सेकेंड, आर्टिकल 14 के जो अधिकार आपको मिल रहे हैं अगर उसकी बात की जाए तो आप यहां पे वो पॉइंट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप यहां पीस के हिसाब से काम करने के लिए नहीं आए भाई साहब। अगर नॉर्मल इंसान होते तो अलग बात हो जाती, बट आप क्या करने हो, आतंकवादी वाला काम करना है, ठीक है। फेल बिकॉज द राइट आर अवेलेबल ओनली, नहीं साहब ये सब पर्सन के लिए। फेल बिकॉज द राइट कैन नॉट बी मेड अवेलेबल टू द पीपल हु एंगेज इन द टेररिज्म एक्टिविटी, ठीक है। C और D नहीं हो सकता, सक्सीड तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। 26 द एम्बिट ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। यस सर पढ़ा है, जैसे पार्लियामेंट के पास में पावर है लॉ बनाने के लिए, वैसे ही प्रेसिडेंट के पास में सेम पावर है ऑर्डिनेंस बनाने के लिए, ठीक है। नाउ इसके हिसाब से फैक्चुअल सिचुएशन एक दी गई है, ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन द लोकसभा वाज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस ऑन अ मैटर व्हिच वाज नॉट वेरी अर्जेंट। अरे बाप रे, क्या नहीं था, बहुत अर्जेंट नहीं था। A non-governmental organization decided to challenge the ordinance as ultra vires in the constitution. His challenge will succeed because the ordinance is to be promulgated only in the urgent matters. So वैसे तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, just a second. दूसरा, fail because the use of power to ordinance is left to the discretion of the president. ये सही होना चाहिए। तीसरा, फेल बिकॉज द यूज ऑफ पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस इज लेफ्ट टू डिस्कशन ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं साहब, गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता। चौथा, सक्सीड बिकॉज एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन। पॉइंट है सर, ये वाली बात आप कर सकते हो। अगर एक भी हाउस वहां पे आपका सेशन में है तो ऐसे केस में पहले उसके पास में आप रखो, ठीक है। अगर दोनों हाउसेज आपके सेशन में नहीं है तब आप यहाँ पे बात जो है वो कर सकते हो। लेकिन हाँ एक पॉइंट और भी है, एक हाउस ने पास कर दिया, अर्जेंट वाला अगर मैटर आपका रहा तो ऐसे केस में आप प्रेसिडेंट के पास में जा सकते हैं। तो काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। सबसे पहली बात, नॉर्मली अगर बात की जाए तो ये आना चाहिए, लेकिन अगर एक हाउस भी आपका सेशन में है तो पहले उसके पास तो रखो, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपका जो दूसरा हाउस रहेगा वो वहां पे रहे। गॉट द पॉइंट। बट अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो करना है कि नहीं करना है, ये पूरा का पूरा अधिकार प्रेसिडेंट के पास में है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता।
मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात अगर करूं तो बी रहना चाहिए, फिर उसके बाद में डी ऑप्शन। अंडरस्टूड? डन। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 27, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और अब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय पार्ट नंबर 3, फंडामेंटल राइट जो है उसको बोले छीनना नहीं चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल सिचुएशन, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट बट वॉज एबोलिश्ड। बीच में एक अमेंडमेंट आया था, ये चीज के बारे में हमने पहले बात नहीं करी क्योंकि दिया हुआ ही नहीं सिलेबस के अंदर। ठीक है, एक अमेंडमेंट आया था जिसमें कि इस राइट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, नाउ मिस्टर गौतम डिसाइडेड टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट, ही विल नॉट सक्सीड बिकॉज द लॉ रेफर टू इन द अबव स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल साहब, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर होता है, ठीक है, तो बोले ऐसा चलेगा और उसमें आपको कोई फायदा जो है मिलने वाला नहीं है। सर ये तो कॉमन सेंस आप यूज कर भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 30 नहीं 31, आर्टिकल 31 हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब एबोलिश कर दिया गया। अगर एबोलिश नहीं कर सकते थे तो फिर वो वहीं पे होता। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड क्या रहेगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट अकॉर्डिंग टू विथ सच एडवाइस। ठीक है सर। नाउ फैक्ट क्या हुआ एक, कि द लोकसभा जनरल इलेक्शन इन 1996 डिड नॉट गिव एनी पार्टी अ क्लियर मेजॉरिटी। किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। ठीक है, एंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इज एसोसिएशन with other parties staked claim with the president to form government. The president had to invite one such party or a group to form the government. He was bound to follow the advice of the outgoing prime minister on who should be first called to form the government. है नहीं ना, ऐसा कोई एडवाइस नहीं लेंगे। He is free to exercise, मतलब किसको पहले बुलाना चाहिए किसको बाद में बुलाना चाहिए, ये अधिकार किसके पास रहेगा, आपके प्राइम मिनिस्टर के पास। नहीं, एक सेकंड, हाँ, ये किसके पास में रहेगा, ये प्रेसिडेंट के पास में रहेगा। सब बोले बाकी मैटर्स में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, एडवाइस ले सकता है, बट ये उसके ऊपर डिपेंड करता है लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस लिया जाता है वो कब लिया जाएगा, सो वो बनने के बाद लिया जाएगा, ना कि उसके पहले। तो ये मैटर में तो नहीं लिया जाएगा। प्रेसिडेंट के पास में जो डिस्कशन है वो उसका खुद का है, चाहे तो उसके अपने हिसाब से करेगा, चाहे तो एडवाइस लेगा, उसकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। पता है सर, तो इसके हिसाब से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, फादर ऑफ माइनर बॉय पी, आई दो बाप कैसे हो सकते भाई साहब। ठीक है, एंड अ माइनर गर्ल, क्यों, अच्छा ऐसा है क्या, पहले बताते ना, समझ में नहीं आया था, पेंसिल भी ड्रेन हो गई। ठीक है, तो बोले दो बच्चे हैं, एक का नाम है पी, दूसरे का नाम है क्यू, उसके पप्पा हैं, पी का पप्पा है ए और क्यू के पप्पा कौन है, बी। ठीक है, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट दे वुड मैरी देयर चिल्ड्रन टू ईच अदर, ऐसा उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। नाउ मिस्टर बी लेटर रिफ्यूज टू ऑनर हिज एग्रीमेंट, agreed by this Mr. A decided to sue Mr. B and Miss Q for breach. Mr. A will, अरे नहीं ना साहब, कैसे सक्सीड होगा, because it is not a contract, या फिर टुगेदर, नहीं, ठीक है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सर यहाँ पे ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, जब आप शादी की बात यहाँ पे कर रहे हो तो सर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कि शादी करना तुमने मुझसे ही एग्री किया था, किसी और से कैसे शादी कर सकते हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन वहां पे रहना चाहिए, फेल वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th वन। प्रिंसिपल क्या है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड, पढ़ चुके पहले 2-3 बार ऑलरेडी आ चुका है। सिचुएशन क्या हुई है, ए वॉज प्लानिंग टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू बी बट बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। ए बी को बेचना चाह रहा था बट उसने ऐसा बी को बताया नहीं, मतलब ऑफर दिया ही नहीं, खाली सोच रहा था। सिंस बी वॉज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, बी भी इंटरेस्टेड था, ही थ्रेटन टू हार्म द ओनली चाइल्ड ऑफ ए। ले, ए खुद पहले सोच रहा था कि वो बी को प्रॉपर्टी बेच देगा और बी को इस बात का पता ही नहीं था। बी ने क्या किया, बी ने ए को धमकी दी कि मैं तेरे इकलौते बेटे को मार दूंगा इफ ए डिड नॉट एंटर इनटू द एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी टू बी। The price at which the agreement to sell was agreed upon was much more
देन एक्सपेक्टेशन ऑफ ए। ठीक है, वो भी क्या था, ए से ज्यादा था, मतलब जितना उसको लग रहा था उससे ज्यादा था। और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। वंस द एग्रीमेंट वाज साइंड, बी गॉट टू नो दैट ए वाज एनीवे इंटरेस्टेड इन सेलिंग द प्रॉपर्टी टू बी एंड एट अ लोअर प्राइस। नाउ ए लेटर रिफ्यूज्ड टू execute the sale deed and claimed that the contract between the parties was not valid. Yes, A will succeed. क्यों? सब बोले भले ही सिचुएशन कुछ भी होगी, बट पॉइंट क्या है कि बी ने कोवर्जन करने की कोशिश यहां पे करी, तो बी क्या नहीं होगा, सक्सीड बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, फ्री कंसेंट नहीं था। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा यहां पे, सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। कौन से वाले का, 31 वाले का। लेट्स मूव टू द 32। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ द साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। ये कौन है, ये क्या है, ये लीगल प्रिंसिपल है। ठीक है, सिचुएशन क्या है, मिस्टर जमाल इज अ पेशेंट इन द लुनेटिक अजाइलम हु एक्सपीरियंसेस इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, मतलब बीच बीच में ठीक हो जाता है और वैसे वो पागल रहता है। ठीक है साहब। नाउ जमाल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग सच इंटरवल ऑफ साउंड माइंड, वैलिड रहेगा साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। नाउ ऑन हैविंग सफर्ड लॉसेस ही चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही नॉट ओनली वाज मेंटली अनसाउंड बट आल्सो लिव्ड इन द लुनेटिक अजाइलम। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ए विल बी द ऑप्शन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 33 वापस से सेम पॉइंट है, 33 वाला भी सेम पॉइंट है। सिचुएशन देखते क्या है। One of the purpose of the business party was to strike business deal and Mr. Animesh was well aware of it. One of the purpose of the business party was to strike business deal और Mr. Animesh को इसके बारे में पता था। Still Mr. Animesh drank so much at the party that he could not understand the terms of the contract. इतना पी लिया था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स है वो समझ में ना आए और फॉर्म अ रेशनल जजमेंट एज टू इट्स अफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। He still went ahead and entered into a few contract at the party. ठीक है, one of such agreement had very oppressive term and condition for Mr. Animesh and therefore he challenges the validity of the contract. Yes, he can मतलब कैसा है सिचुएशन वापस से कि A और B आपस में डिसाइड करते कि हमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर करना है। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे, पार्टी में करते हुए, लेकिन पार्टी में गलती से मिस्टर ए ने इतना दारू पी लिया या इतना इंटॉक्सिकेशन हो गया, ड्रग लिया होगा और व्हाटएवर द केस में भी, ठीक है, कि उसको समझ में ही नहीं आया कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे वो साइन कर रहा है उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, उसके फेवर की बातें हैं, अगेंस्ट की बातें हैं या कुछ भी। ठीक है, मतलब जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था उस टाइम पे क्या था, अनसाउंड माइंड का था साहब, उसका दिमाग काम कर ही नहीं रहा था। ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड था, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कैसे बोला जा सकता है। ठीक है, ध्यान से, फेल बिकॉज बीइंग ड्रंक इवन टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म। सी विल बी द राइट आंसर। एक सेकेंड, ही वॉज टेम्पररी ऑफ द अनसाउंड माइंड बिकॉज ऑफ हिज ड्रंक स्टेट, बिकॉज ऑपरेसिव टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट शो दैट इट कुड हैव बीन एग्रीड। नहीं, सॉरी, उसी का पूछा जा रहा है ना, ही विल सक्सीड और व्हाट। बी विल बी द राइट आंसर। Succeed because he was temporarily of the unsound mind because of his drunken state. बराबर है, वो उस पर्टिकुलर ऑपरेसिव पॉइंट को चैलेंज वहां पे कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 34th वाला, a contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of the party is in the position to dominate द विल ऑफ द अदर। यस सर, जो कोवर्जन बाहर वाला करता है वही घर वाला या जो रिलेटिव अगर आपका रहेगा वो क्या करेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस करेगा। एग्री सर। नाउ फैक्ट देखिए, मिस्टर अश्विनी हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन, मतलब अपने बेटे को क्या किया, उसने पैसा दिया। भुवन, बेटे का नाम भुवन है, भुवन बम नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन भुवन्स कमिंग टू एज ऑब्टेन्स by misuse of the parental influence a bond from Bhuvan for a greater amount than the sum due in respect of the advance। ठीक है, तो अश्विनी employed undue influence, father and son cannot ever enter into a valid contract। क्यों नहीं कर सकते, अश्विनी employed coercion, नहीं, सिंपली क्या आएगा, अश्विनी employed undue influence। अश्विनी वहां पे क्या किया, undue influence जो है वो अपने बेटे के साथ में किया है। गॉट द पॉइंट, डन।
A will be the right answer. Then next question is 35. When the consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the contract is voidable at the option of the aggrieved party. ये अपने को पता है। फैक्ट क्या हुए, अरुण नाम का एक बंदा है, इंटेंडिंग टू डिसीव मिस्टर प्रकाश, मतलब पहले से उसका इंटेंशन ही खराब है कि वो प्रकाश को क्या करना चाहता है, धोखा देना चाहता है। फॉल्सली रिप्रेजेंटेड दैट 500 टन ऑफ फर्टिलाइजर आर मेड एनुअली एट हिज फैक्ट्री, झूठ बोला कि मेरी फैक्ट्री में क्या होता है 500 टन मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। एंड देयर बाय इंड्यूसेस मिस्टर प्रकाश टू बाय द फैक्ट्री। गलत है सर, सामने वाला बंदा यानी कि मिस्टर प्रकाश जो है वो उसको वॉइड कर सकता है। ए विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लीगल प्रिंसिपल वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, अगर फैक्ट को लेके मिस्टेक किया होगा तो एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज व्हाट, इट इज वॉइड, अगर दोनों ने गलती करी होगी तो, ठीक है। नाउ मिस्टर रुपेश एग्रीड टू बाय फ्रॉम मिस्टर जलाल अ सर्टेन कार, जलाल से कार खरीदने के बारे में उसने एग्री किया। इट टर्न्स आउट दैट द कार वाज स्क्रैप्ड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, उसको क्या कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है। दो नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, ले भाई साहब जब कार ही स्क्रैप हो चुकी है, ना मुझे पता ना आपको पता, तो इसमें क्या करेंगे भाई साहब, गॉट द पॉइंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अंडरस्टूड। फ्रॉड तो यहाँ पे हुआ ही नहीं साहब, देयर इज नो फ्रॉड, द एग्रीमेंट इज नॉट वॉइडेबल। सर उसको परफॉर्म कैसे करेंगे, कार स्क्रैप कर दी गई है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसमें जो स्क्रैप यार्ड रहता है वहां पे जाके स्क्रैप कर दी गई, क्या कर लोगे उसका, कहां से लेके आओगे कार, टार्जन कार बनाओगे क्या अभी, ठीक है, डन। फिर 37, एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इज वॉइड, यस सर पढ़ा हुआ अपने पहले भी। इसके हिसाब से फैक्ट क्या दिए गए, मिस्टर थॉमस प्रोमिसेस मिस्टर जॉनसन टू ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट मिस्टर जॉनसन फॉर द रॉबरी। अच्छा, मतलब तेरे अगेंस्ट में जो मैंने केस किया था मैं वो बोले छोड़ दूंगा, हटा दूंगा, इफ ही प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंग्स टेकन, बोले जो भी तुमने चुराया था वो मुझे वापस ला के दे दो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में केस जो है वो वापस ले लूंगा, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मतलब चीज भी ले ली और केस भी वापस नहीं लिया। तो क्या मिस्टर जॉनसन कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि इसने मेरे साथ में धोखा किया? आंसर इज नो सर, ऐसा नहीं कह सकता। द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, वैलिड, वॉइडेबल, वॉइडेबल नहीं है और ये भी नहीं है, आंसर इज व्हाट, वॉइड। मतलब जॉनसन कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि हमारे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट बना था। अंडरस्टूड, डन। नेक्स्ट 38, अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू फॉर द वांट ऑफ द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, ये हमने बार बार पढ़ा है, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन कोई थर्ड पार्टी यहां पे आके क्या कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो अलग बात है, लेकिन कोई और तीसरा बंदा है वो आके केस करने की बात करे तो नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए हु इज इंडेप्टेड टू बी, ए जिसने कि बी से क्या लिया था, उधार लिया था, सेल हिज प्रॉपर्टी टू सी, ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी सी को बेच दिया, ठीक है। एंड सी द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेब्ट टू बी, सी ने क्या प्रॉमिस किया कि वो पैसा किसको दे देगा, बी को दे देगा। नाउ सी फेल टू पे बी। अब ये यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, अगर आप देखोगे तो दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, सबसे पहला ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, फिर ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गॉट द पॉइंट। अब यहां पे पॉइंट क्या है, सर बोले सी जो है वो एग्री करता है कि वो बी को पैसा जो है वो दे देगा। अगर सी फेल कर देता है टू पे द बी तो क्या होगा, बी हैज नो राइट टू सू सी फॉर देयर इज नो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी। बी हैज राइट टू सू सी एज देयर इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी। सी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू ए टू पे बी ऑफ। वंस द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू सी, बी कैन ओनली सू सी एंड नॉट ए। एक सेकेंड ध्यान से देखिएगा, यहां पे पॉइंट क्या है कि अगर आप यहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल हिज प्रॉपर्टी टू सी, ए जो है वो सी को प्रॉपर्टी बेचता है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड सी द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। भाई साहब एक मिनट,
माना कि सी यहाँ प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, लेकिन उसके लिए कंसिडरेशन जो है वो कौन पे कर रहा है, वो बोले सी पे करने को तैयार है। सर देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट दे कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहां अगर आप देखोगे तो केस क्या है, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन वाला केस है। तो अगर उसके हिसाब से आप देखोगे तो बी हैज अ राइट टू सू सी, बी विल बी द राइट आंसर। क्यों? बिकॉज देर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। गॉट इट? डन। फिर आता है आपका 39th वाला, ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल द वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। बिल्कुल साहब, ये अपन ने पढ़ा है स्टेटमेंट में, ठीक है। सिचुएशन देखिए, ए ने क्या किया, 1000 रुपए बी से बोरो किए टू बाय पिस्टल टू शूट सी। सर ये तो अपने चैप्टर में ही दिया हुआ था, मॉड्यूल के अंदर ही, ठीक है। शूट सी विच ही डिड, जो कि उसने किया भी। नाउ ही हाउएवर फेल्ड टू रिपे बी एंड बी डिसाइड टू रिकवर हिज मनी फ्रॉम ए बाय फाइलिंग अ सूट। कुछ भी बात कर रहे हो, मतलब गलत काम करने के लिए आपने वहां पे क्या किया है, इलीगल काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बनाया होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा और आप ऐसा केस नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज इलीगल, यस सर। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी विल बी इलीगल ओनली इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट बी वाज अवेयर, यस सर, ये एक पॉइंट सही है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, नहीं ना, इलीगल रहेगा। एक सेकेंड, सॉरी। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड टू शूट सी, ठीक है, void, the contract is valid तो सवाल ही पैदा नहीं होता, void नहीं हो सकता। B will be the right answer, B will be the right answer। अगर B को ये पता है कि वो उसको मारने के लिए ले रहा है तो ऐसे केस में आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, इलीगल बन जाएगा। सर लॉ ऐसा आपको अलाउड थोड़ी करता है सर, ठीक है, डन। तो कुल मिला के ये 39 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिए हुए थे एंड वो सारे अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब पार्ट बी की बात अगर मैं करूँ तो भैया ये वाला पार्ट तो अपने बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। पुष्पम चौरसिया सर जो है वो आपके इसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज जो है वो दे देंगे, ठीक है। लेकिन जाने के पहले आप सभी लोगों से मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि आई होप कि यहाँ जो स्टडी हम लोगों ने करी है एकदम इन डेप्थ वाली करी है, ऐसा मुझे उम्मीद है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 40-45 आवर्स के क्लासेस ओनली फॉर द लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें अगर आप पेजेस की बात करते हो तो सिर्फ कितने 156 पेजेस, एकदम इन डेप्थ में जाके स्टडी जो है वो हमने कर लिया, बराबर है। अगर हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं तो वो डाउट्स भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं CS एग्जीक्यूटिव के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।